उसको ध्यान में रखते हुए सब पेरेंट्स ने ये सोचा होगा कि हम ऐसा क्या कर दे कि बच्चे की मेमोरी हम इम्प्रूव करें. सो विच इज वेरी नॉर्मल एंड अ जनरल थॉट. सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. सो हम बात करेंगे अबाउट IQ. आई वॉन्ट पेरेंट्स इफ यू कैन हैव अ पेन एंड पेपर हैंडी, तो आप जो लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो. सो IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट, राइट. सो जब हम बोलते हैं कि मेरे बच्चे का IQ टेस्ट कराया या हमारा IQ कितना है, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन फंक्शंस. ओके. एंड IQ जो है वो कितना होना चाहिए, सो सबसे पहले वो बात करते हैं. सो द नॉर्मल IQ रेंज हैज टू बी बिटवीन 85 से लेकर 109 या 110. ओके. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल इंटेलिजेंस, पहले ऐसा था कि 90 से लेकर 109 पॉइंट्स, बट nowadays they say that 85 and above till 109 110 is an average IQ, normal IQ. जैसे अपने बॉडी में 12 से 16 पॉइंट हेमोग्लोबिन होना चाहिए, वैसे एक्सपेक्टेड है कि अपने ब्रेन में 90 से 109 या 85 से 110 अपना IQ होना चाहिए. ओके. नाउ ऑन अ फनी और ऑन अ लाइटर नोट, जो IQ है वो हमें मम्मी देती है, राइट. सो IQ इज बेसिकली, ऐसे कहा जाता है दैट इट इज ऑन द X क्रोमोसोम. एंड सो मदर की इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत मैटर करेगी. सो मम्मी जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट, मम्मी जितनी ज्यादा स्मार्ट, उतना बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट होने का हम अंदाजा लगा सकते हैं. हाउएवर फादर का रोल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मदर इफ गिव्स द जेनेटिक वाइज IQ, सो फादर जो है विल गिव अ एनवायरमेंट बेस्ड IQ. सो फादर जो है उनको बच्चे को अलग अलग चीजें दिखानी चाहिए, बाहर लेके जाना चाहिए, उनको बाहर का एक्सपोजर हमारे मम्मी से जो लिया हुआ है हम उसको और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. ऑलराइट. सो IQ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब हम IQ की बात करेंगे तो IQ क्या होगा. सो यूजुअली अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, या अगर हम बोले तो इंडियन सेटअप में, IQ इज ओनली रिलेटेड टू स्टडीज. वो इंटेलिजेंट है मतलब कि उसके अच्छे मार्क्स आना, राइट. लेकिन अगर वो दूसरे तरीके से होशियार है, वो बाहर की सब चीजों में स्मार्ट है या ऐसी सब चीजें हैं, तो उसको इतना ध्यान में नहीं रखते हैं. इफ यू सी दीज रेलवे स्टेशन पर जो बच्चे काम करते हैं या रास्ते पे जो बच्चे भीख मांगते हैं, वो लोग हमको भी उल्लू बना के जाते हैं. सो वो लोग स्टडीज में 0 होते हैं, बट अदरवाइज दे हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस. सो IQ जो है इज एक्चुअली नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ जनरल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, राइट. पैंडेमिक में हमने सब लोगों ने बहुत अच्छी IQ यूज की. क्या IQ यूज की, दैट सिचुएशन ने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि आपको घर पे बैठना है और आपको बाहर जाना नहीं है, अदरवाइज वायरस विल अटैक यू. और हम सब लोगों ने वो चीज फॉलो की. सो इन शॉर्ट, एबिलिटी टू एडप्ट टू एनी चेंज इज योर IQ. नॉट नेसेसरी ओनली स्टडीज, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो आपको ये देखना है कि बच्चे को हर बदलते माहौल में वो ढल जाए अच्छे से, which means that your child has good levels of IQ. Okay? So ये हमने बात की about what is intelligence. डिटेल में जाएंगे, बट सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आज बात करेंगे इस कंपोनेंट्स ऑफ IQ. IQ के कंपोनेंट क्या है, IQ के क्या क्या पार्ट्स है, और IQ के 2 पार्ट है. वन इज मेमोरी, मतलब कि स्मरण शक्ति, ओके, हाउ वेल यू रिमेम्बर. एंड वन इज लॉजिक, मतलब कि तर्क शक्ति, हाउ डू यू रीजन आउट. ओके. सो हम हमेशा बात करते हैं, चलो लेट्स प्ले वन गेम. सो पेरेंट्स, मैं आप लोगों से कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछता हूँ. ओके. यू ऑल हैव टू अनम्यूट एंड आंसर. हाउ मेनी लेग्स डज अ डॉग हैव? 4. Okay. Which all animal gives us milk? Cow, camel. Cow, goat, camel. Yeah. Lovely, very good. How many seasons are there in a year?
3. 5. 3 major, 2 minor. Yeah. Okay. 3 major, 2 minor. Chalega. All right. How many grams are there in 1 kilogram? 1000. 1000. Sure, na? Okay. Why does oil, जो तेल है, वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? Density is low. Very good. Density is low or oil is lighter than water. Lovely. Okay. How if mama has 4 balls and papa gives her 2 balls, how many balls are there altogether? 6. 6. How many things make 1 dozen? 12. 12. Okay. Last question. One dozen orange is for 3 rupees. How much would 3 dozen orange cost? And if I give a shopkeeper a 10 rupee note, how much will he give me 1 back? rupee. 1 1 rupee. rupee back. Lovely. Okay. So you all can go on mute. So मैंने ये जितने आपको सवाल पूछे आपने मुझे क्विकली आंसर दिए because over a period of time हमारे पेरेंट्स ने हमको रटाया we understood and then we gave it a shot. So ये हो गई अपनी memory and we all are interested in building only this kind of a memory of our children. But I want all of you to focus on the second component of IQ और जो है logic. अपने बच्चे जो है वो लॉजिकल थिंकिंग बहुत कम करते हैं एंड व्हेन आई से लॉजिक इट टॉक्स अबाउट द वाई फैक्टर इन योर चाइल्ड. सो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको बहुत सारे सवाल पूछने दो. आप उनको बहुत सारे सवाल पूछो. मैंने तेरे हाथ में बर्फ रखा लेकिन बर्फ रखने के बाद यू नो योर हैंड स्टार्टेड गेटिंग इन डिस्कम्फर्ट. ऐसा क्यों? कुछ डे टू डे लाइफ की चीजों में आप उसको डिफरेंटली सोचना सिखाओ. And therefore your child will start thinking. I'm planning to have a next lecture on thinking skills. हमारे बच्चे think नहीं करते हैं and therefore जब आपका बच्चा पढ़ने बैठता हो तब हमें एक एक्टिविटी बच्चों के साथ हमेशा करनी चाहिए जो आप लोग मेरे साथ अभी करोगे. Hold your ear from the top. Hold your ear from the top and आप इसको नीचे उतारते उतारते अंदर बाहर करोगे जैसे टीचर्स हमारे कान मोड़ती थी. 1 2 3 4 and 5. जो आपके नीचे के ईयर लोब है मतलब जहां पर हम लोग इयररिंग्स पहनते हैं उसको 2 मिनट दबा के रखो. 1 2 3 4 5. We'll do it one more time. 1 2 3 4 and 5. ईयरलोब दबाओ. 1 2 3 4 5. इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में थिंकिंग कैप कहा जाता है. मतलब कि हमारे स्कूल के टीचर्स जब ये मोड़ते थे तो उसके पीछे बहुत सिग्निफिकेंस था क्योंकि जब ये हम उसको मोड़ते हैं तो ये इसके जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो उसको एक्टिवेट करते हैं. सो व्हेन योर माइंड गेट्स स्टॉप्ड और स्टॉप थिंकिंग फॉर सम टाइम, अगर ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ करोगे तो योर चाइल्ड विल उनका जो कैपेसिटी है लर्निंग कैपेसिटी या थिंकिंग कैपेसिटी विल इम्प्रूव. So in a day you can do it twice or thrice with your children. आपके बच्चे अकेले भी कर सकते हैं. Yes. So one takeaway for today: two components of memory. Two components of IQ: memory and logic. और अपना focus होना चाहिए to build the why of your child. Okay. Second चीज आज करेंगे is about the IQ range. हमेशा हमारे पास रिपोर्ट आता है डॉक्टर के और उसमें एक नंबर आता है आईक्यू का. तो जैसे मैंने आपको बोला कि 85 से लेकर 110 तक का नॉर्मल आईक्यू होगा. ओके. लेकिन हम थोड़े पॉइंट्स उसके ऊपर देखेंगे और थोड़े पॉइंट्स उसके नीचे देखेंगे. सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स ब्रेन बेटर. सो आप लिख सकते हो. हम नीचे की बात पहले करेंगे. 70 से लेकर 84 पॉइंट्स. ओके. 70 to 84 पॉइंट्स वो कंप्लीटली हमें पिक्चर देता है अ चाइल्ड हु इज अ स्लो लर्नर. अनफॉर्चुनेटली आईक्यू टेस्ट उस हिसाब से डिजाइन की गई है जहां पर अगर बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं और अगर बच्चा उसको सुनने में असमर्थ रहेगा तो काफी बार बच्चे के स्कोर लो आ सकते हैं. इसके लिए आप गवर्नमेंट का आईक्यू तो कराओ ही लेकिन साथ साथ प्राइवेट आईक्यू भी आप आजू बाजू करा सकते हो क्योंकि आपको ये पता चलेगा दैट इन 2 डिफरेंट सेटिंग्स
आपको क्या IQ मिली। ऑलराइट, काफी बार बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया है, उधर बहुत आवाज आ रही है। हमारे यहाँ पर इन मुंबई ऐसा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेड बॉडी भी जा रही है, ये जा रहा है, तो बच्चा जो है वो देख के थोड़ा डर जाएगा और उसके बाद उसका IQ टेस्ट का टर्न होता है, तो द चाइल्ड मे नॉट परफॉर्म वेल। तो इट इज नेसेसरी कि आप दो अलग अलग जगह पर IQ उसका करा के चेक कर सकते हो। सो 70 to 84 इज द बॉर्डर लाइन IQ, मतलब स्लो लर्नर्स। बिलो 70 स्टार्ट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब कि मंद बुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन। बिलो 60, तो मतलब मैं बोलूंगा 55 पॉइंट से 69 पॉइंट्स तक माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगा, 55 to 69। ओके, और सो अभी तक हमने बात की एवरेज इंटेलिजेंस, उसके बाद बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस बिटवीन 70 to 84 पॉइंट्स, एंड माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब कि 55 से 69 पॉइंट्स। तो जो माइल्ड इंटेलेक्चुअलिटी वाले बच्चे होते हैं या बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं, वो लोग नॉर्मल स्कूल्स या रेगुलर स्कूल्स जा सकते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड तक, फोर्थ स्टैंडर्ड तक। उसके बाद दे माइट नीड अ स्पेशल सेटअप, क्योंकि स्कूल की चैलेंजेस बढ़ती जाएगी और उसके बाद बच्चे को नहीं समझ आएगा। नाउ अपने बच्चों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा IQ का, दैट विजन एंड हियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मोड्स है, लर्निंग मोड्स है। अपना एक जो मोडालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, जिसके कारण बच्चा मैक्सिमम चीजें विजुअली सीखेगा। तो अगर आप देखोगे आपके बच्चे को, भले आपने कॉक्लियर इम्प्लांट कराया होगा, बट बार बार वो आपके लिप्स पढ़ने की भी ट्राई करेगा, that what the teacher or the other person is trying to say. So ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि बच्चे का एक मोडालिटी कम है तो बच्चा विजुअली ज्यादा देख रहा है। ओके, कमिंग बैक, अभी ऊपर की IQ की कुछ बात करेंगे। सो ऊपर का जो IQ होगा दैट इज अबाउ 1111 से लेकर 129 तक, दे आर ऑल अबव एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। 111 से लेकर 129 तक, दे आर ऑल अबव एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। एंड 130 से लेकर 144 तक, दे आर ऑल हाई IQ वाले चिल्ड्रन। ओके, सो व्हेन यू गेट योर IQ रिपोर्ट कभी भी फ्यूचर में, तब आप सिर्फ ये रेंज में देखिए कि आपका बच्चा कहाँ कौन से रेंज में फॉल करता है, बिकॉज एज अ पेरेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर, यू शुड नो दिस, क्योंकि ये आपको गाइडेंस देगा। अगर आपका बच्चा माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है, तो आपके एक्सपेक्टेशंस वहां पे लिमिटेड रहेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा हाई या अबव एवरेज इंटेलिजेंस में है, तो आपको पता चलेगा कि आपको आपके बच्चे को कितना पुश करना है। ओके, सो दिस गिव्स यू सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस। नाउ so we are done with components of IQ, we are done with the ranges of IQ. अभी हम थर्ड चीज की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ IQ, बहुत इंपॉर्टेंट है काइंड्स। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, पहला है वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस। ओके, वर्बल इंटेलिजेंस मतलब कि ऑल द स्कूल लर्न्ड इंफॉर्मेशन या ऑल द एनवायरमेंट से आपने जो जो सीखा है, जैसे आपने तुरंत से मुझे बताया 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, एक डजन में 12 पीसेस होते हैं। Why did this happen? Because you learned it. It was not common sense, you learned it. So उसको हम लोग कहेंगे वर्बल IQ। और दूसरा जो है वो है परफॉर्मेंस IQ, मतलब कि गॉड गिवन इंटेलिजेंस, मतलब कि सिंपल चीज में आपकी कॉमन सेंस। सो वर्बल IQ आपका बच्चा जितना स्कूल से गैदर करके आता है वो जमा करो, राइट। जिसके बाद जो टेक्निक्स में हम बात करेंगे, आप वर्बल IQ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, विच इज मेमोरी। लेकिन लॉजिक को, मतलब कि परफॉर्मेंस IQ को कैसे इंप्रूव कर पाओगे, पहले उसकी टाइप्स जानो। परफॉर्मेंस IQ का पहला टाइप है स्पेशल इंटेलिजेंस। सो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू, प्लीज अंडरस्टैंड। शायद आपके बच्चे का वर्बल IQ पुअर होगा,
लेकिन आपके बच्चे का परफॉर्मेंस आईक्यू अच्छा होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि मेरे बच्चे का कौन सा आईक्यू अच्छा है। तो मैं आपको और डिटेलिंग दे रहा हूँ। तो पहला है स्पेशल इंटेलिजेंस, मतलब कि इमेजिनेशन स्किल्स। ओके, उसका विजुअल जजमेंट, उसका इमेजिनेशन वाला जजमेंट। तो कुछ बच्चे जो है वो विजुअली बहुत सारी चीजों को सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। वो लोग ग्राफिक्स में, एनिमेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, डिस्पाइट ऑफ कि उनका ये इम्पेयरमेंट या कंसर्न है। ओके, वो लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस उनके ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अगर आप उनको बोलते हो कि ये मुझे 3D इमेज कैसे लगेगी, तो वो लोग आपको वो भी बना के दे सकते हैं, which means that they have good spatial IQ. I am spelling out this word spatial, SPATIAL, मतलब कि imagination power. Second kind of IQ, performance IQ, is bodily या kinesthetic intelligence. Okay? Bodily या kinesthetic intelligence मतलब कि मैंने मेरा बॉडी यूज किया, और कुछ कुछ बच्चे डांस में बहुत अच्छे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कोई तबला बजाने में बहुत अच्छे होते हैं। सी, आई एम अगेन रीइटरेटिंग दिस, सब कुछ पढ़ाई नहीं है। यू ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई एज अ पेरेंट कि आपके बच्चे की दूसरी कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी है, राइट? कुछ बच्चे पजल्स में बहुत अच्छे होते हैं। सो करके सीखना, करके लर्न करना इज काइनेस्थेटिक. So the second kind of intelligence is bodily and kinesthetic intelligence. तो check कि आपका बच्चा इसमें अच्छा है. Third is musical intelligence. कुछ बच्चे तबला में, हारमोनियम में, पियानो में साउंड्स को, साउंड्स की थीम को अंडरस्टैंड करने में, म्यूजिक की गहराई को समझने में बहुत अच्छे होते हैं. एंड यू एट टाइम्स यू आर सरप्राइज्ड कि ये कहाँ से सब आता है, हमने तो हमारे घर में उसको कुछ सिखाया नहीं है. वो लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करेंगे, वो लोग गाने की ट्राई करेंगे. इट इज बिकॉज शायद उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है. सो एज अ पेरेंट कीप एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जब हम बच्चे का करियर प्लान करने के बारे में सोचते हैं ना, तब हम सिर्फ ये सोचते हैं मेरा बच्चा किस में अच्छा है, किसी को साइंस में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, लेकिन हम ये लेवल्स पर सोचते नहीं कि माई चाइल्ड कैन बी ऑल्सो गुड इन ऑल दिस. So we are done with spatial. Second is bodily kinesthetic. Third is musical intelligence. Fourth is linguistic intelligence. Linguistic skills, linguistic intelligence. Okay? ये अपने बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी वी हैव कम अक्रॉस चिल्ड्रन जो वर्बली भी बहुत अच्छे होते हैं. ओके, जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स हुई, पब्लिक स्किल्स हुई, या अगर उनका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा है क्योंकि उनका इमेजिनेशन अच्छा है, उनका लैंग्वेज अच्छा है, वो लोग अच्छा रीड कर सकते हैं, ऐसे सारे बच्चे का लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा होता है. फोर्थ वन. फिफ्थ वन is logical and mathematical intelligence. Okay, logical and maths का intelligence. So वो लोग quickly mentally numbers वगैरह फटाफट आपको कैलकुलेट करके दे सकते हैं. फिर उसके बाद दे आर वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, फिर उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, उनके आइडियाज एकदम हटके होते हैं. ये सारे जो है वो लॉजिक और मैथ्स की आईक्यू वाले अच्छे बच्चे हो सकते हैं. So I'm repeating: spatial, second bodily kinesthetic, third musical, fourth linguistic, fifth logical and mathematical, sixth is interpersonal. Interpersonal मतलब कि कुछ कुछ बच्चे are very good with social skills, right? So जहां पर वो लोग को इमोशनल बॉन्डिंग की बात आती है, जहां पर वो लोगों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की बात आती है, जहां दे कैन कम्युनिकेट वेल विद ईच अदर, दीज आर कॉल्ड एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. सेकेंड लास्ट जो है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सॉरी इंट्रापर्सनल. पहले था इंटरपर्सनल, नाउ वी हैव इंट्रापर्सनल, मतलब कि खुद के साथ एक संबंध, जहां पर अगर हमने बोला है ये गलत है, आई
अभी रिसेंटली मैं एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे से मिला, वो अपने आप को रूम में बंद करता है, सोचता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। सो इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, सो इसके लिए वो लोग बहुत ही अपने आप में सेल्फ अवेयर होते हैं दैट व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। वो अपने आप को अच्छे से समझते हैं, यार इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एंड लास्ट इज naturalistic intelligence। naturalistic intelligence मतलब कि उनको नेचर पसंद है, वो लोग बाइकिंग करना पसंद करेंगे, गार्डनिंग करना पसंद करेंगे, ट्रैवल करना पसंद करेंगे, उनका इंटरेस्ट प्लांट वगैरह में ज्यादा होगा, एनिमल्स वगैरह में ज्यादा होगा। सो दिस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। आइडेंटिफाई, 2 मिनट होल्ड करके आइडेंटिफाई, इसमें से मेरा बच्चा कहाँ अच्छा है, लेट मी साइमल्टेनियसली पढ़ाई के साथ साथ मैं उसको इसको डेवलप करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। I'll quickly take you through the names. First is spatial, second is bodily kinesthetic, third is musical, fourth is linguistic, fifth is logical and mathematical, sixth is interpersonal, seventh is intrapersonal, eighth is eighth is intrapersonal, and ninth is naturalistic intelligence. Chalo. So we are done with kinds of intelligence, components of IQ and ranges of IQ. अब हम बात करेंगे कुछ foods. IQ, आप आपके बच्चे को क्या दे सकते हो जिसके कारण उसका IQ अच्छा हो सकता है या अच्छा रहेगा? तो सबसे पहले आपको बच्चे को बहुत सारा ब्रेन जिमिंग कराना है। नॉट नेसेसरी कि वो आजकल जो कोर्स चला है ब्रेन जिम का, अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, बिकॉज उसमें भी कुछ साइंस है, बट उनको पजल्स दो, उनके साथ हाउजी खेलो, उनके साथ उनके ब्रेन को जितना आप ऑयलिंग करोगे उतना उनका ब्रेन जो है वो ज्यादा चलेगा। ब्रेन को जंक नहीं लगना चाहिए, उसके साथ छोटे छोटे पजल्स प्ले करो। ओके, अगर उसमें से छोटे छोटे उसके साथ मजाक करो, अरे तू हमारे ग्रुप में ट्यूबलाइट है, लेट हिम अंडरस्टैंड कि वो ट्यूबलाइट का मतलब क्या। ओके, या अगर आप बोलते हो गई भैंस पानी में, तो उसको समझने दो कि वो मुहावरे का मतलब क्या। सो ऐसी चीजें करते करते बच्चे के ब्रेन के साथ खेलते रहो आप। ओके, नाउ सम सिंपल फूड्स जो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा कहते थे, लाइक गिविंग तुलसी टू द चाइल्ड, बिकॉज तुलसी, फिर एक हर्ब है रोजमैरी। ओके, सो ये सब चीजें जो है वो रोजमैरी का कुछ ऑयल आपको बाजार में मिलता है। तो ऐसे भी कुछ रिसर्चेस है कि आप रोजमैरी को थोड़ा स्मेल करते हो रोज, तो वो आपके ब्रेन पावर्स को बूस्ट करेगा। देन वी हैव ब्राह्मी। काफी सारे पेरेंट्स बच्चे को ब्राह्मी देते हैं उनके ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी ट्राई किया है कि सुबह पूरे बॉडी में तेल की मालिश करके धूप में बैठना और गायत्री मंत्र बोलना, वो भी इम्प्रूवमेंट्स आर सीन हियर, जहाँ पे बच्चे को विटामिन डी मिला और उसके बाद बच्चा गायत्री मंत्र बोल रहा है। सो ये कुछ घरेलू चीजें हैं व्हिच यू कैन ट्राई। तुलसी हैज नूट्रोपिक्स मतलब के ब्रेन बूस्टिंग कैपेसिटी। सो बच्चे को रोज तुलसी का एक पान आप दे सकते हो। आई थिंक लास्ट टाइम के सेशन के मैंने बोला था। अच्छा, तुलसी का पान कब देना है? तुलसी का पान आप कभी भी दे सकते हो। ओके, कुछ बच्चे को नहीं पसंद है तो आप सब्जी में भी उसको दे सकते हो, वो चला जाएगा। लास्ट टाइम आई स्पोक अबाउट गिविंग मिंट लीफ। मिंट मतलब के पुदीना, वो आपके बच्चे की अलर्टनेस को बढ़ाएगा। देन अपना वेरी पॉपुलर एंड द हीरो ऑफ द फूड इज बादाम। सो काफी बार पेरेंट्स पूछते हैं बादाम भिगो के देना या कच्चा देना, ऐसे ही। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप बच्चे को भिगोई हुई बादाम दो। इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि उससे बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा। देन एट टाइम्स वॉलनट्स, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपको सारे नट्स से मिलते हैं, एंड वॉलनट इज वन ऑफ द सुपर हीरोज देयर, तो आप ये भी देख सकते हो। देन हमें रोज बच्चे को ताजा, अगर उसको सर्दी खांसी है तो यू हैव टू टेक योर डॉक्टर्स ओपिनियन। बट अगर आप बच्चे को दही देते हो
ओके, थोड़ा सा चावल में स्लाइट 1 or 2 drops अचार देते हो, राइट? सो these, and third is giving bananas, and fourth is giving हल्दी वाला दूध in the morning. ये 4 चीज है are very good for your brain. I'm repeating, it is called as the brain gut axis or the gut brain axis. मतलब कि जितने आपके पेट में बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी होगी उतना वो कनेक्शन और अच्छे से इम्प्रूव होगा एंड द चाइल्ड ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग बेटर. सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल से इसके लिए तो आपको कुछ प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं. ऑलराइट, सो दीज सुपर फूड्स कैन रियली गेट गुड रिजल्ट्स इन योर चिल्ड्रन. सो सिर्फ फूड के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन तो देते ही रहना पड़ेगा. ऑलराइट, और उससे बात आती है अबाउट सम मेमोरी टेक्निक्स जो आप बच्चों के साथ फॉलो कर सकते हो. स्पेशली नॉट ऑल द टेक्निक्स विच आर अवेलेबल वो शायद हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के साथ काम नहीं करेगा. सो आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू ऑफ देम. बट उसके पहले जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठते हो या जब आपका बच्चा पढ़ने बैठता है तब हमेशा ये ट्राई करो कि उसके आजू बाजू आवाज मिनिमम रखो. ओके, so as a teacher, as a mother or as a father, you have to take care of it. Second, since hearing impairment है या hearing capacity कम है, so इसके लिए automatically जो दूसरे senses होंगे will take over और उसके लिए visuals. So kids who have hearing concerns are actually visual learners. All right, so इसके लिए हो सके उतने visuals आप बच्चों के साथ practice करो. और विजुअल्स में आप क्या दे सकते हो? यू कैन यूज जेस्चर्स ऑफ योर बॉडी, यू कैन गिव देम फ्लैश कार्ड्स, यू कैन गिव देम सम गेम्स. तो जिसको कहते हैं कॉन्क्रीट लर्निंग, मतलब कि जितने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम हमारे स्कूल में बच्चों को द अदर डे आई टुक अ टॉपिक ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये मैंने कड़ा पहना है वो सोने का है, इट इज अ मेटल. उनको नहीं समझ आएगा. ओके, मैंने थाली दिखाई, इट इज अ मेटल, नहीं समझ आएगा. लेकिन मैंने मैग्नेट दिया और मैंने बोला कि जो जो चीज मैग्नेट के साथ चिपकती है, मैग्नेट जिस पे चिपक जाएगा वो मेटल होगा, जिसके साथ नहीं चिपकेगा वो मेटल नहीं होगा. तो कॉन्क्रीट लर्निंग अगर बच्चे को दिखाया तो बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ऑलराइट, so use a lot of visuals, gestures, graphics, animations when you teach them. थर्ड, आपको ये देखना है कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हो तब आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावर पॉइंट चल रहा है, या आप बच्चे को कुछ जेस्चर्स से सिखा रहे हो, तो उस टाइम पे अपना मुंह बंद रखो. which means don't talk when you teach. I'm repeating, when you are showing something, keep quiet. When you are acting something, keep quiet. Because let it register in your child's mind. उसको रजिस्टर होने दो कि ये क्या कहना चाहता है. नहीं तो बच्चा बिजी हो जाएगा कि सर का मुंह हिल रहा है, मम्मी का मुंह हिल रहा है, तो मुझे देखने दो कि वो क्या बोल रही है, और वो समझ नहीं पाएगा. This we have over a period of time experienced this. Now let's get to some 4-5 memory techniques. तो ये जो चीज थी वो मैंने बोली वो पढ़ाते समय ध्यान रखो. Now the first technique is called as chunking. चंकिंग को सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगा ग्रुपिंग. सो अगर स्पेलिंग्स बड़े बड़े होते हैं तो एवरी स्पेलिंग इज मेड अप ऑफ सम ब्लेंड. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ स्पार्क, तो SP स्पर इज अ ब्लेंड, AR is another family or ARK is another family. तो स्पर, आर्क, स्पार्क. अगर एक टेलीफोन नंबर है 9820741580 तो हम बोलेंगे 98207 is one chunk and the second group is 415 and the next group is 80. जैसे आपका बच्चा ग्रुप वाइज उसको लर्न कर सके. So spellings can be learned very well in this way. Method of chunking. Knowledge of sounds बच्चे को सिखाओ. Please make a note of one very important point before I forget. 7 plus or minus 2. Okay, 7 plus or minus 2 bits of information our eyes can remember and our ears can remember. So 7 plus 2 is 9. 7 minus 2 is 5.
तो हम 9 से लेकर 5 1 से लेकर 9 तक बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक साथ लर्न कर सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन नंबर्स वगैरह 8-8 9-9 डिजिट्स के होते हैं, सो यू कैन रिमेम्बर इट एट वन गो। बट अगर आप लोग असमर्थ हो या बच्चा डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो ग्रुप इट, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज चंकिंग। सेकेंड मेथड, मेरा बच्चा बड़ा आंसर कैसे लर्न करेगा, मेरा बच्चा स्टोरी कैसे लर्न करेगा, एसेस कैसे लर्न करेगा, ये डाउट्स होते हैं। सो वन सिंपल आंसर टू दिस इज माइंड मैप्स, क्योंकि बच्चा विजुअल लर्नर है। तो जब आप एक चैप्टर करा रहे हो साइंस का, से सपोजिंग आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर कराया, तो एक बड़े से चार्ट पेपर पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स सिखाओ। फॉर एग्जांपल पहले सेल्स हुए, तो सेल से बने बहुत सारे सेल्स हुए, सो सेल्स का बना टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज बने, तो टिश्यूज का बना ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन बने, तो ऑर्गन का बना ऑर्गन सिस्टम। ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन, इंटरकनेक्टेड वाला चार्ट। ओके, फिर आपने एक ऐसा लंबा सा लाइन खींचा और लाइन के नीचे ऐसा डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट जैसा बनाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम में पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, चौथा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। फिर उसके एक के अंदर और छोटे छोटे डायग्राम बनाओ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है लंग्स, योर डायफ्रम, योर नोज, ऐसी सब चीजें, और आप उसको स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट मेथड में सिखा सकते हो, जिसको कहते हैं माइंड मैप्स। अलग अलग कलर यूज करो माइंड मैप्स में, जितने अलग अलग कलर्स यूज करोगे उतने बच्चे को ब्रेन में वो याद रहेगा। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट टेक अवे, कोई चीजें अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को हार्ड जा रही है, तो यूज रेड कलर। ओके, रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर। रेड कलर अपने ब्रेन में अलग तरीके से प्रोसेस होगा, एंड देयरफॉर द चाइल्ड विल बी एबल टू रिमेम्बर दैट वर्ड बेटर और दैट आंसर बेटर। जहां जहां बच्चा जाता है वहां वहां, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट है, टॉयलेट के पीछे का दरवाजा है, टीवी के ऊपर का जो एरिया है, वहां पर फ्लैश कार्ड्स बड़े बड़े चिपका दो, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हो गए, साइंस के केमिकल इक्वेशंस हो गए, ग्रामर के कुछ सर्टेन रूल्स हो गए। तो बार बार आंखों के सामने वो इंफॉर्मेशन अगर आ रही है बच्चे को, तो बच्चा जो है वो इजीली उसको लर्न कर पाएगा, बिकॉज दे आर विजुअल लर्नर्स। ओके, नेक्स्ट is the method of recoding. Recoding मतलब के फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है विबग्योर, इज एन एक्रोनिम। सो विबग्योर आपने याद कर लिया, मतलब कि आपको रेनबो के कलर्स याद रह गए। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस पिज्जा या सर्व्स अस नाचोस, ऐसे पूरा आपने एक एक्रोनिम बना लिया, तो आपको पता चला कि अच्छा प्लैनेट्स नाम से है, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, माई वेरी एजुकेटेड मदर। तो उस हिसाब से आपने फर्स्ट लेटर ले लिया सबका, और आप बच्चे को उस तरीके से स्पेलिंग्स, पॉइंट वाइज आंसर्स, ये सब चीजें लर्न करा सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स। चंकिंग हो गया, ट्री डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स हो गए, एंड लास्ट हो गया अबाउट एक्रोनिम्स, छोटे छोटे एब्रिविएशंस आप यूज करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। सो this is what I wanted to share today about all these memory techniques. What is memory? Some foods of memory, components of IQ, and about the IQ ranges. So with this, मेरा यहाँ पर जो भी मुझे शेयर करना था वो complete हुआ. Now we have around 10-15 minutes to take some questions, so हम ले सकते हैं. सर हमारे पास एक क्वेश्चन था कि कब आईक्यू टेस्ट कब कराना चाहिए? व्हाट इज द एज टू डू द आईक्यू टेस्ट? ओके, लवली। सो आइडियली आईक्यू टेस्ट कराना ही नहीं चाहिए जब तक आपको कोई बोले नहीं। हाँ, हाँ, जब तक आपको कोई बोले नहीं। सो व्हाई डू वी डू एन आईक्यू टेस्ट? सबसे पहला, अगर बच्चा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो। सेकंड, अगर बच्चे की स्कूल बदलने की या बोर्ड बदलने की जरूरत है तो। एंड थर्डली, अगर बच्चा कोई तरीके का ट्रीटमेंट ले रहा है तो हमें आईक्यू टेस्ट लेना
जरूरी है, क्योंकि बच्चे की समझ शक्ति कितनी है उससे हमें ये पता चलेगा। ये एक। दूसरा, 3.5 साल से लेकर हम 3 ईयर से आईक्यू टेस्ट शुरू कर सकते हैं 65-70 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स के साथ। ओके, बट बेस्ट आपको आईक्यू स्कोर मिलेगा, हम बच्चों की अगर बात करते हैं, बिकॉज आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तो आपको बेस्ट आईक्यू स्कोर मिलेगा बिटवीन 10 to 14 ईयर्स। तो अगर 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा आईक्यू टेस्ट करता है, तो आपको तो जो स्कोर्स ही है वो शायद इतने लीनियंट है, तो आपके बच्चे का स्कोर बहुत हाई आएगा। और फिर जब आप 12 साल के या 13 साल में बच्चे को कराओगे और तब वो अगर स्कोर आपको नीचे दिखा, तो या तो वो डॉक्टर खराब हो जाएगा, या तो आपको लगेगा कि मेरा जो बच्चा है उसको अचानक से क्या हो गया कि उसका आईक्यू इतना जल्दी फॉल हो गया। So 10 to 14 years is an ideal time to do an IQ. I'm saying ideal, ना, not the final time. फिर अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि चलो आपको आईक्यू कराना ही पड़ेगा, तो देयर इज नो चॉइस। मैं बहुत एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया जो बहुत जरूरी है, इज काफी बच्चे जो है वो आईक्यू टेस्ट पे सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब आईक्यू टेस्ट होता कुछ नहीं है, सीटी स्कैन एमआरआई मशीन जैसा नहीं होता है, वहां पर सवाल जवाब होते हैं बच्चे को, जो मैंने आपके साथ मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिया। तो काफी बार पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या पूछेंगे, हम पहले से क्या तैयारी करके आए। सो नो, यू डोंट हैव टू गेट रेडी विद एनीथिंग। आप क्या उसको एनेस्थीसिया देंगे, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स कम। लेकिन काफी बार बच्चे को नहीं आता है, उनके स्कोर्स बहुत पुअर होते हैं, या वो बच्चा आंसर नहीं कर सकता है, तो एक साइकोलॉजिस्ट होगा, वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो एक लोअर लेवल ऑफ आईक्यू टेस्ट भी ले। एक अगर नहीं चल रहा है तो वो दूसरा टूल ट्राई करेगा, वो दूसरा भी अगर नहीं काम करता है तो वो शायद तीसरा टूल करेगा, और तीसरा भी काम नहीं करता है तो वो लोग आपके साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे, आपके बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, उसको कुछ खेलने के लिए देंगे या उसको कुछ एक्टिविटी करने के लिए देंगे, और उसके बाद उसका एसक्यू देंगे। एसक्यू स्टैंड्स फॉर सोशल कोशेंट। सो काफी सारे हॉस्पिटल्स में SQ is also the reflection of one's IQ. सो आप अगर बोलते हो कि सर मेरा IQ टेस्ट नहीं हुआ, मेरा SQ हुआ, तो यू डोंट हैव टू वरी, SQ भी आपको हेल्प करेगा। बट हमेशा क्वेश्चन ये पूछना है कि उसका SQ क्यों हुआ, क्या वो कोऑपरेटिव नहीं था, या क्या उसका स्कोर परफॉर्मेंस इतना पुअर था कि डॉक्टर को उसका SQ लेना पड़ा। और एक क्वेश्चन है, आईक्यू बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है? IQ सो अगर आप रेंजेस ऑफ इंटेलिजेंस देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है 85 से 114। तो आज अगर आपका स्कोर आता है 85 और कल आपका स्कोर आता है 92, तो आपका आईक्यू बढ़ा नहीं है, आप वही रेंज में खेल रहे हो। ओके, सो एक ये चीज आपको समझनी है। दूसरा, कि आईक्यू हम बढ़ा नहीं सकते हैं, आप आपकी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। रीसेंट साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जब बच्चा टीनेजर होता है, तो बहुत सारे नए न्यूरल कनेक्शंस उसके ब्रेन में होते हैं, और वो हम देख सकते हैं कि हाँ, और ये जो एरिया है आगे का, इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। तो जो टीनेजर होगा, उसका फ्रंटल लोब धीरे 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 डेवलप, उसके अंदर एक एरिया होता है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग वगैरह करता है। तो हम टीनेजर्स के साथ हमेशा चिड़चिड़े होते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता है, वो बहुत ही रिस्क लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके ये जो पर्टिकुलर एरियाज है, उसको डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा। सो बाय द टाइम वो लोग 19 ईयर्स के होते हैं, तब इट बिकम्स अ कंप्लीट एडल्ट ब्रेन। ओके, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं अच्छे से डेवलप ना होने के कारण वो लोग रिस्क टेकर्स हो जाएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा सब करेंगे। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू वेट फॉर सम टाइम। एंड फिर एक टीनेज ब्रेन में भी ऐसा हुआ है दैट न्यू आईक्यू कम्स इन। सो आईक्यू बढ़ाने के लिए कुछ तरीके नहीं है, मैंने आपको जो फूड्स बोला है वो ध्यान रखो, बच्चे का लर्निंग मेथड्स हो सके उतना इम्प्रूव करो, रट्टाबाजी की बजाय थिंकिंग स्किल्स वाली एक्टिविटी करते रहो, और बच्चे के वाई को आंसर देते रहो। जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तभी इट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ पावर पॉइंट, और आपके जेस्चर्स, उसका रीडिंग और उसके क्वेश्चंस, उससे पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट बखूबी उसका क्लियर हुआ है,
and therefore the IQ will automatically go up. और एक क्वेश्चन है, how to know if the IQ is age related? IQ क्या age related होता है, या is the child appropriately with that IQ? How to know that? So by doing an IQ test only you will be able to know. जैसे अगर कोई इंसान बहुत गोरा है तो क्या वो सही में गोरा है या उसके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी है. तो जब तक आप खून की जांच नहीं कराओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा. लाइकवाइज इफ यू वांट टू नो दिस, आपको IQ टेस्ट कराना पड़ेगा और फिर जो मैंने आपको रेंज बोली है वो चेक करनी पड़ेगी कि क्या मेरा बच्चा एवरेज रेंज में है, मतलब कि अपनी एज के हिसाब से उसकी बुद्धिमत्ता है. किसी ने डाला है how to get correct IQ with hard of hearing child. Okay, so it's a very nice question. Very तो जब IQ टेस्ट, हाँ ओके, सो जब हम टेस्टिंग करते हैं तब एक क्वेश्चन होता है वो सवाल जवाब का होता है. सो दैट इज वर्बल IQ. जो हार्ड हियरिंग वाले बच्चे होते हैं और हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग, उनके केस में वर्बल IQ एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए because what they are saying is very difficult. Number 2, if they have interpreters or translators, तो उसको हमेशा बाजू में बिठाना चाहिए कि वो भाषा से उसके साथ कम्युनिकेट कर सके. अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो तीसरी चीज, परफॉर्मेंस IQ तो हमेशा रहती है जहाँ पे बच्चे को पजल्स दिए, जहाँ पर बच्चे को कुछ कॉपिंग एक्टिविटी दी, जहाँ पर बच्चे को कुछ मेज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए बोला. तो ये जो होगा परफॉर्मेंस IQ निकाल के बच्चे का IQ निकालेंगे और उसका मम्मी पापा से सवाल जवाब पूछ के उसका सोशल IQ निकालेंगे. उस हिसाब से आपको बच्चे का एक्यूरेट IQ मिलेगा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि IQ के अलावा आप हमेशा रिपोर्ट में देखो कि वो जो डायग्नोस्टिक पर्सन है, डॉक्टर है, काउंसलर है, जो भी है, उसने IQ के अलावा और एडिशनल कुछ टेस्ट किए हैं कि नहीं. क्योंकि वो जो टेस्ट होते हैं दोज आर कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ इनफॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट. मतलब कि बच्चे का रीडिंग जानना, राइटिंग जानना, स्पेलिंग जानना, उसको बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछना, ऐसा पूछना कि 10 रुपए बनाने के लिए 5 रुपए के कितने कॉइन्स लगेंगे. तो उसको ये पता चलेगा कि बच्चा पढ़ाई के अलावा बाहरी होशियार कितना है. सो व्हेन यू गो टू दिस काइंड ऑफ पीपल, आप हमेशा उनको पूछ सकते हो कि IQ टेस्ट के अलावा क्या आप उसकी कोई दूसरी जनरल नॉलेज की टेस्ट करोगे. एंड इफ दे आर डूइंग इट, सो वो एक एडेड एडवांटेज होगा. Do we get any online IQ test, something which we can check at home? Okay, lovely point. Thank you, ma'am. Don't get into these gimmicks of online IQ, क्योंकि जो ऑनलाइन IQ होगी वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती है. स्टैंडर्डाइज मतलब के हजारों बच्चों, 10 साल के 1000 बच्चे के ऊपर, इंडियन पॉपुलेशन के बच्चे के ऊपर, या 1000 हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चों को लेकर एक पर्टिकुलर टेस्ट उस पे करते हैं. उसके बाद उसका एक एवरेज निकालते हैं, तो उसको कहते हैं उसका नॉर्म मतलब कि उसका मीन, और आपके बच्चे के स्कोर उसके साथ मैच करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म टेस्ट. ऑलराइट, कल मुझे न्यूज़पेपर में ऐसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ कितने मोटे हो आप, और उसके सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं टिक मार्क करते जाता हूँ और एंड में ऐसा स्कोर आ जाता है कि आप बहुत मोटे हो, तो which means that it is a fake test. So from a qualified professional, from meeting the doctor face to face, will give you a right IQ. Thank you, sir, for joining us today. It was really nice. I mean, we have never been to all these things, and today we got to learn many more points about IQ. Thank you so much.